हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को दूसरा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। क्या बोला है मैंने? द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या नाम देते हैं? दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे NaCl का अगर केस लें हम, तो सोडियम है। सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आप बना के देख सकते हो। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 होगा, क्लोरीन का 17 होगा। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन की। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो गेन कर नहीं सकता क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, और उस बॉन्डिंग को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। यहीं पे एक टर्म आएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमें क्या कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर? अब जो आयनिक बॉन्ड है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। 2 कंडीशन है आयनिक बॉन्ड की, आप लिखते जाना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। ये जो आयनिक बॉन्ड है कभी भी 2 सेम एटम के बीच में नहीं बनता, हमेशा 2 डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा। सेकंड है कि वन एटम शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अदर एटम शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि एक एटम कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो ये 2 इसकी कंडीशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। पहला क्या आ जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनिक बॉन्ड देखो 2 एलिमेंट के बीच में बनता है। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे ये क्या होगा? मोस्टली एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे ये क्या होगा? एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये हैलोजन होगा या फिर कोई भी नॉन मेटल होगी। यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देते हैं हैलोजन, या कोई भी अदर नॉन मेटल, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आउटरमोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, यानी कि अल्कली मेटल ही करेंगी, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती हैं। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए, क्लियर, फॉर एल्कली मेटल्स, ताकि वो जल्दी से बॉन्ड बना सके।
दूसरा आ जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी उस एनर्जी को बोलेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली इसका मतलब उसने उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यानी कि बॉन्ड जल्दी बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए फॉर हैलोजन। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखेंगे इसके लिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे हम यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं? NaCl और NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसकी हम प्रॉपर्टी करेंगे। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? हाई है, हाई डेंसिटी है। फोर्थ पॉइंट, ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है। सिक्स पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन सिर्फ मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में। एक्वस यानी कि जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है, और मॉल्टन यानी कि जब ये पिघला हुआ होता है। क्लियर? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट। मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। उसी स्टेट में क्यों होंगे? क्योंकि उस स्टेट में ये आयंस में टूट जाते हैं। अब वैसे अगर सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है? ये NaCl अगर पिघला दिया जाए, एक्वस स्टेट में लाए हम इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सेकंड बॉन्ड आता है अपना कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, पहले हम टर्म करते हैं कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे हम H2 की बात करें या फिर HCl की बात करें। H2 की अगर बात करें तो देखो दोनों के आउटरमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन, एक इसकी में एक इसकी में। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, यानी कि इसकी आउटरमोस्ट सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक ही इसका शेयर करेगा और ये इसका शेयर करेगा, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही HCl के केस में देखो, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेगा और ये एक इसका शेयर कर लेगा। शेयरिंग कर रही है तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब इसी में नेक्स्ट टर्म आती है कोवैलेंसी। इसी में टर्म आती है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन कोवलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी कि जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम नाम देंगे कोवैलेंसी। इसकी क्या कंडीशन है कि ये सेम एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है, यानी कि सेम एटम बोल सकते हो तुम, सेम एटम के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है। क्लियर? दूसरी इसकी कंडीशन है
इफ द एटम्स आर डिफरेंट देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 1.9। यानी कि अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है तो उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होने के लिए जो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो या तो 1.9 या फिर 1.7, किसी किसी बुक में 1.9 है, किसी में 1.7 है, उससे कम अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर? ये हमने पिछले चैप्टर में जो वीडियो करी थी उसमें पढ़ा था कि अगर डिफरेंस इतना है तो क्या होगा, 50% कोवलेंट नेचर होगा, 50% आयनिक। डिफरेंस अगर 1.7 से कम है तो हम क्या बोलेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड बन गया। तो आज के वीडियो में हमने करे हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे करेंगे। ओके।